हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 भारतीय संविधान की क्लास में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में किन किन विषयों पर चर्चा किया जाएगा, यानी किन किन प्रतीकों को पढ़ेंगे, आइए 1 मिनट में देखने का प्रयास करते हैं। मेरे साथियों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। भारत का राष्ट्रीय त्यौहार क्या होता है, भारत का राजकीय भाषा क्या है, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है, भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है, भारत का राष्ट्रीय स्मारक क्या है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है, भारत का जलीय जीव कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारत का राष्ट्रगान क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, भारत का राष्ट्रीय योजना क्या है और भारत का राष्ट्रीय पेय पदार्थ क्या है। इन तमाम जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं इन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए एक एक राष्ट्रीय प्रतीक पर अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, इस पर अध्ययन करने वाले हैं। तो मेरे साथियों, लिखिएगा अब भारत का राष्ट्रीय मिठाई। मेरे साथियों, यदि आपसे कोई पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो क्या बताएंगे? जलेबी। क्या है? जलेबी है। तो लिख लीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। एक गाना भी है ना, नाम जलेबी बाई, तो वही जलेबी है, ठीक है ना। तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रतीक पे। नेक्स्ट प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय त्यौहार। तो लिख लीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार। भारत का राष्ट्रीय त्यौहार। मेरे साथियों, यदि कोई आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है, तो क्या बताएंगे? होली है, दशहरा है, ईद है, बकरीद है, नवरात्र है, रक्षाबंधन है। इनमें से कोई भी नहीं है। तो क्या बताएंगे? इनमें से कोई भी नहीं है। 15 अगस्त है भारत का राष्ट्रीय त्यौहार, 26 जनवरी है भारत का राष्ट्रीय त्यौहार और 2 अक्टूबर है। तो आइए लिख लेते हैं क्या क्या है भारत का राष्ट्रीय त्यौहार। तो 15 अगस्त है, ये भी लिख लीजिएगा। 26 जनवरी है, लिख लीजिएगा। और क्या है? 2 अक्टूबर। तो लिख लीजिएगा 2 अक्टूबर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रतीक की तरफ। कौन सा है? भाषा। तो लिखिएगा, भारत का राजकीय भाषा। ध्यान दीजिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय भाषा कोई नई भाषा है, ठीक है ना, राजकीय है, राजकीय भाषा। और भारत का राजकीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया है? तो हिंदी को दिया गया है। किसे दिया गया है? तो हिंदी को दिया गया है। ध्यान में रखिएगा। और इसका प्रावधान इस अनुच्छेद में है, तो 343 यानी 343 में है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, प्रश्न पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रतीक की तरफ। और क्या है? पुरस्कार। तो लिख लीजिएगा 4 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार। मेरे साथियों, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? यदि आपसे यह प्रश्न आपका आ जाता है पेपर में और रहे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न या नोबेल पुरस्कार, क्या बताएंगे? तो मेरे साथियों, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है आपका भारत रत्न। तो लिख लीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत रत्न है, भारत रत्न। और इसकी शुरुआत 1954 से किया गया था, यह भी ध्यान में रखिएगा, 1954 से किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रतीक की तरफ। क्या है? आपका दस्तावेज। तो लिख लीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? तो मेरे साथियों, भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज है श्वेत पत्र। क्या है? श्वेत पत्र है। क्या है? तो श्वेत पत्र है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है?
तो आपकी लिपि है। 6 नंबर पे देखिएगा क्या है, लिपि। तो लिखिएगा भारत की या का, भारत का राष्ट्रीय लिपि, राष्ट्रीय लिपि कौन सी लिपि है जो राष्ट्रीय स्तर पे प्रदान किया गया उसको, तो वह है देवनागरी। तो लिख लीजिएगा देवनागरी, देवनागरी लिपि है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रतीक की तरफ, क्या है, स्मारक। तो 7 नंबर पे लिखिएगा भारत का राष्ट्रीय स्मारक। तो लिखिएगा भारत का राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक क्या है मेरे साथियों, तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक है इंडिया गेट। तो लिख लीजिएगा इंडिया गेट, इंडिया गेट। और इंडिया गेट कहाँ है, हैदराबाद में है। कहाँ पे है, हैदराबाद में। हैदराबाद में नहीं है, हैदराबाद में 4 मीनार है। तो इंडिया गेट कहाँ है, तो मुंबई में है। मुंबई में भी नहीं है, वह गेटवे ऑफ इंडिया है। तो इंडिया गेट कहाँ पे है, तो इंडिया गेट है मेरे साथियों दिल्ली में। ठीक है ना, कहाँ पे है, दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है। और इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था, वो लिख लीजिएगा डिज़ाइन, डिज़ाइन तो सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। कई बार पूछा गया है, सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। लुटियंस, लुटियंस ने तैयार किया था, ध्यान में रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रतीक की तरफ, है क्या, मुद्रा। 8 नंबर लिखिएगा भारत का, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है मेरे साथियों, तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। क्या है, रुपया। और इसे राष्ट्रीयता कब प्रदान की गई थी, राष्ट्रीयता, तो मेरे साथियों इसको राष्ट्रीयता प्रदान की गई थी 15 जुलाई 2010। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। 15 जुलाई 2010। और रुपये का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, डिज़ाइन यह भी कई बार पूछा गया है, तो उदय कुमार जी ने। लिख लीजिएगा उदय कुमार, उदय कुमार ने तैयार किया था। यह दोनों या तीनों, रुपया तो ऐसे भी जानते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, लेकिन राष्ट्रीयता याद कर लीजिएगा 15 जुलाई 2010। और रुपये का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो उदय कुमार जी ने तैयार किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रतीक की तरफ, है क्या, तो खेल है। लिखिएगा 9 नंबर प्रतीक में लिखिएगा भारत का, भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो मेरे साथियों भारत का राष्ट्रीय जो खेल है वह है हॉकी। क्या है, हॉकी। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन सोचिए हम लोग क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, हॉकी कम खेलते हैं लेकिन बहुत कम खेला जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। और हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, मेजर ध्यानचंद जी को। तो लिख लीजिएगा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है ना, और उन्हीं के जन्म दिवस पे खेल दिवस मनाया जाता है। और उनका जन्म कब हुआ था, तो 29 अगस्त को, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, खेल दिवस। तो याद कर लीजिएगा खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी, याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं 10वें प्रतीक की तरफ, है क्या, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु। तो लिख लीजिएगा भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, विरासत पशु। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है मेरे साथियों, तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। क्या है, हाथी है। और इसे राष्ट्रीयता कब प्रदान की गई थी, वह लिख लीजिएगा राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता लिखिएगा 22 अक्टूबर 2010, 22 अक्टूबर 2010। और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी लिख लीजिएगा विश्व हाथी दिवस, हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे साथियों 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। और हाथी संरक्षण अधिनियम का पारित किया गया था, यह भी यूपी टेट में पूछा गया है। तो लिख लीजिएगा हाथी संरक्षण अधिनियम, हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 में पारित किया गया था। ठीक है ना, तो कई बार पूछा गया है अधिनियम भी। तो हाथी से ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और विरासत का मतलब जो यह हमारे हिंदू ग्रंथ है उसके हिसाब से ये विरासत पशु है।
जब समुद्र मंथन पढ़ेंगे तो एरावत नामक हाथी उसमें से निकली थी। जो इंद्र जी के पास में हाथी है उसका नाम क्या है, एरावत नामक हाथी। और जब समुद्र मंथन किया जा रहा था तो उसमें से अमृत भी निकला, विष भी निकला और एरावत नामक हाथी भी निकली, और वह हाथी इंद्र जी के पास में है। एक और हमारे पौराणिक कथा में आपके हाथी का जिक्र मिलता है जिसका नाम रहता है अश्वत्थामा। गुरु गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र का भी नाम क्या था, अश्वत्थामा। और जब कौरवों और पांडवों में युद्ध हो रहा था मेरे साथियों, तो कौरवों की तरफ से कौन लड़ रहे थे, गुरु द्रोणाचार्य। और गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के गुरु थे। गुरु तो गुरु होता है, चेला चिन्नी हो जाएगा, गुरु गुड़ ही रहता है, वही वाला हाल था। भाई गुरु को हराना है तो उनका मन भटकाना पड़ेगा। तो गुरु द्रोणाचार्य के एक पुत्र था जिसका नाम था अश्वत्थामा, और एक हाथी भी थी जिसका नाम था अश्वत्थामा। उस हाथी को मारकर यह अफवाह फैला दिया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। और जब यह कान में गुरु द्रोणाचार्य जी के कान में गया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उनको लगा कि मेरा पुत्र ही मारा गया है। ठीक है, तो अब उनका जो तीर धनुष चला रहे थे वह थोड़ा सा विचलित हो गया, शरीर में हृदय में आघात पहुंचा। जब यह हुआ तो युधिष्ठिर जी से पूछे, और युधिष्ठिर जी मेरे साथियों कभी भी देखिएगा वह सत्य बोलते हैं। तो युधिष्ठिर से जब पूछे गुरु द्रोणाचार्य जी, तो उस समय शंख बजा दिया गया। ठीक है ना, तो जो वह बोले कि हाँ द्रोणाचार्य तो मारा गया है, लेकिन मेरे गुरु जी आपके पुत्र नहीं, हाथी मारा गया है। तो उसी समय शंखनाद हो गया, तो उनको सुनाई नहीं दिया, वो अचेत होकर पड़ गए और मारे गए गुरु गुरु द्रोणाचार्य जी। ठीक है ना, तो वहाँ से भी यह हाथी के बारे में जिक्र मिलता है। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी है। राष्ट्रीयता कब प्रदान की गई थी, 22 अक्टूबर 2000। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को विश्व हाथी संरक्षण अधिनियम का पारित किया गया था, तो 1992 में पारित किया गया था। ठीक है मेरे साथियों, अब चलिएगा 10 नंबर हो गया, 11 नंबर पे क्या है, नदी है। तो लिख लीजिएगा भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो भारत की लिख लीजिएगा पहले, फिर बता रहे हैं। भारत लिखिएगा, गलत हो गया है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी नदी है, तो गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। ठीक है, और इसे राष्ट्रीयता कब प्रदान किया गया था, यह लिख लीजिएगा, राष्ट्रीयता कई बार पूछा गया है, राष्ट्रीयता से भी प्रश्न। तो 4 नवंबर 2008 को प्रदान किया गया था। ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों कि भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा, और राष्ट्रीयता कब प्रदान किया गया था, 4 नवंबर 2008। अब क्या है, जलीय जीव। अब आते हैं जलीय जीव पे, तो लिख लीजिएगा 12 नंबर, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। मेरे साथियों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो मेरे साथियों भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। मेरे साथियों जो गंगा डॉल्फिन है यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसे आपका राष्ट्रीयता लिख लीजिएगा 5 अक्टूबर 2009 को प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था राष्ट्रीयता, 5 अक्टूबर 2009 को इसको राष्ट्रीयता प्रदान किया गया था। इसीलिए प्रत्येक 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, आपका डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है मेरे साथियों, जो गंगा डॉल्फिन है यह गंगा नदी में पाई जाती है, और यूपी बिहार में इसे सूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूस कहते हैं। मेरे साथियों जो गंगा डॉल्फिन होती है यह आँख से अंधी होती है, यानी देखती नहीं है, और यह एक मछली नहीं है। ठीक है ना, गंगा डॉल्फिन नाम से आप फ्लावर मत समझिएगा, यह मछली नहीं है। गंगा डॉल्फिन जैसे मछली आप समुद्र में एक डॉल्फिन देख रहे होंगे तो वो मछली है। ठीक है ना, यह जबकि मछली नहीं है, यह स्तनधारी जीव है। यानी स्तनधारी जीव का कहने का मतलब है कि यह अंडा नहीं देती है, यह बच्चा देती है। क्या देती है, बच्चा देती है, और अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ठीक है, और गंगा डॉल्फिन को संरक्षण करने के लिए भारत का एकमात्र अभ्यारण्य स्थापित किया गया है बिहार के भागलपुर में, जिसका नाम है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। तो लिख लीजिएगा भारत का एकमात्र एकमात्र अभ्यारण्य विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य
कहाँ पे है? तो लिख लीजिएगा बिहार के भागलपुर में। बिहार के कहाँ पे है? भागलपुर, भागलपुर में है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया ही, तब लिखवा दे रहा हूँ इसको, कि पूछा गया है कि भारत का एकमात्र गंगा डॉल्फिन अभयारण्य का नाम क्या है। ठीक है, तो बहुत लोग जानते ही नहीं थे और पेपर में प्रश्न आ गया था यह। तो नाम क्या है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, और कहाँ है? बिहार के भागलपुर में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं, जलीय जीव हो गया, अब पुष्प पे चलते हैं। तो लिखिएगा 13 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय पुष्प मेरे साथियों, यदि पुष्प की बात करें तो क्या हो जाएगा? कमल, कमल, कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। और इसका वैज्ञानिक नाम न्यूसीफेरा, आपका न्यूसीफेरा गार्टन है। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, न्यूसीफेरा गार्टन है, निम्बोलो न्यूसीफेरा गार्टन पूरा नाम है, निम्बोलो न्यूसीफेरा गार्टन। लेकिन प्रश्न नहीं बना है इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है, ध्यान रखिएगा। तो पुष्प भी हो गया। अब क्या है आपका? पशु, 14 नंबर लिखिएगा, भारत का राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो मेरे साथियों बाघ है। क्या है? बाघ। लेकिन बाघ को राष्ट्रीयता 1972 के बाद दिया गया था, यानी भारत का जो राष्ट्रीय पशु है मेरे साथियों बाघ, या 1972 के बाद भारत का राष्ट्रीय पशु बना। 1972 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था, और जंगल का राजा किसे कहते हैं? शेर को कहते हैं। बाघ संरक्षण के लिए मेरे साथियों 1 अप्रैल 1973 से बाघ संरक्षण आपका परियोजना चलाया गया, या उसी को बोलते हैं टाइगर प्रोजेक्ट। और यह प्रोजेक्ट मेरे साथियों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से चलाया गया था। तो लिख लीजिएगा, यहीं पे प्रश्न बना हुआ है इसलिए लिखवा दे रहा हूँ। लिख लीजिएगा 1972 में इसे राष्ट्रीयता प्रदान किया गया, इसे राष्ट्रीयता प्रदान किया गया, प्रदान किया गया। ध्यान में रखिएगा कि इसे राष्ट्रीयता कब प्रदान किया गया था? तो 1972 में। लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट, बाघ संरक्षण, बाघ या ऐसे बाघ संरक्षण मत लिखिएगा, बाघ परियोजना या टाइगर परियोजना, बाघ परियोजना, या लिख लीजिएगा टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 से किया गया। मेरे साथियों यह प्रश्न बना हुआ है इसलिए लिखवा दे रहा हूँ आपको। ठीक है ना, कि यहीं पे। और भारत का जो राष्ट्रीय पशु वर्तमान में बाघ है, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा कि बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट प्रतीक की तरफ। क्या है नेक्स्ट प्रतीक? मोर है। तो लिख लीजिएगा मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। लिखिएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? तो लिख लीजिएगा मोर है। और मोर मेरे साथियों सांप बहुत ज़्यादा खाती है, इसलिए सांप का दुश्मन मोर को भी माना जाता है। और इसे राष्ट्रीयता लिख लीजिएगा, राष्ट्रीयता कब प्रदान किया गया था? तो आपका 26 जनवरी 1963 को, 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर घोषित किया गया था। ध्यान में रखिएगा। और साफ मोर जो है, जहाँ पे मोर रहेंगे वहाँ पे साफ नहीं रहते हैं, क्योंकि बड़ी दुश्मन होती हैं, काट काट के खा डालती हैं। भुजुंग भोगी कहा जाता है इन लोग को, एकदम काट देती हैं उनको एकदम। मतलब जो पुष्पा का डायलॉग है ना, रप्पा रप्पा, वैसी रप्पा रप्पा काटते हैं सब। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा क्या है नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। तो लिख लीजिएगा हेडिंग बना के, लिखिएगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। तो लिख लीजिएगा बरगद, बरगद।
एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिएगा, जब मेरे साथियों बरगद के ना जब पेड़ के पत्ती तोड़ेंगे तो इसमें से दूध जैसा निकलता है। क्या निकलता है? दूध जैसा निकलता है। इसके पत्ती से दूध जैसा निकलता है, ठीक है ना। और पत्ती से जो दूध जैसा निकलता है इसी को हम बोलते हैं लेटेक्स। लेटेक्स। कई बार यह भी पूछा गया है कि जो बरगद के पेड़ से पत्ती को तोड़ने से दूध जैसा निकलता है उसको क्या बोलते हैं? तो लेटेक्स बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं फल की तरफ। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है वो भी लिख लीजिएगा, 17 नंबर कर लीजिएगा इसको और लिखिएगा भारत का, लिखिएगा भारत का राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल। तो मेरे साथियों भारत का जो राष्ट्रीय फल है क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल मेरे साथियों आम है। क्या है? आम। और फलों का राजा कौन है? आम ही है, ठीक है ना। और फलों की रानी केला, ठीक है। फलों का आम कोई दूसरा है, फलों की रानी कोई दूसरी है, ठीक है। मेरे साथियों जो आम है इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब यह मत कहिएगा कि जैसे खट्टा आम में जो पका हुआ आम है उसमें भी क्या विटामिन ए मिलेगा, तो नहीं, उसमें विटामिन सी मिलता है। लेकिन पका हुआ आम में सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके बाद गाजर आता है। यदि जिसको विटामिन ए की कमी है दबा के आम खा सकता है, ठीक है। ये खटुआ आम खा लेंगे फिर कहेंगे कि सर जी दांत कोट हो गया है, विटामिन ए नहीं था, तो भाई गलत आम आप चूज करके ले आए हो, वह आपकी गलती है, मेरी गलती थोड़ी ना है, ठीक है। और फलों का राजा किसे कहते हैं? आम। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका है। और इसकी जो फूल होता है उसको मंजरी कहते हैं मेरे साथियों। क्या बोलते हैं? मंजरी। देखते हैं ना टिकोरा जिसमें लगता है, और वो जो छोटी छोटी फूल होता है उसको मंजरी कहते हैं, ठीक। अब चलते हैं भारत का राष्ट्रीय पंचांग की तरफ। लिखेगा 18 नंबर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग, यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है तो इसको एकदम वीवीआई कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत है। क्या? शक संवत। किसने चलाया था? तो यह कनिष्क ने चलाया था, ठीक ना। कुषाण वंश का शासक था शक संवत 78 ईस्वी में, ठीक ना, याद रखिएगा। और इतना मत याद रखिएगा, बस शक संवत याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा याद रखिएगा इसकी राष्ट्रीयता कब प्रदान की गई थी, यह कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीयता याद कर लीजिएगा 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 में इसे राष्ट्रीयता प्रदान किया गया था। यही कई बार पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो शक संवत है मेरे साथियों, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा नीचे लिखने के लिए, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत। राष्ट्रीयता कब प्रदान की गई थी? 22 मार्च 1957 को, ध्यान रखिएगा। और मेरे साथियों जो यह शक संवत है यह ग्रीगेरियन कैलेंडर पर आधारित है। लिख लीजिएगा ग्रीगेरियन कैलेंडर पर आधारित है। कैलेंडर पर क्या है? आधारित है, ठीक है। दूसरा यदि पॉइंट हम यदि बात करें तो यह इसमें एक वर्ष में 365 दिन होता है। तो यह कहेंगे क्या बता रहे हैं, सब में 365 ही दिन होता है। 52 क्या होता है? सप्ताह होता है। यह भी क्या बता रहे हैं फालतू का, सब जानते हैं कि 52 सप्ताह होता है। लेकिन इसका पहला जो महीना होता है, पहला माह, वह जनवरी का होता है। बिल्कुल गलत। इसका पहला महीना किसका होता है? चैत्र का होता है। और अंतिम महीना जो होता है वह दिसंबर का होता है। तो जब दिसंबर बोलेंगे ना तो पेपर वाला जो आयोग होगा घुस के पेपर में मारेगा, क्योंकि इसका अंतिम महीने किसका होता है? फाल्गुन का होता है। किसका होता है? फाल्गुन का होता है। और मेरे साथियों ये भी एक बात ध्यान में रखिएगा, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित होता है, जो पहला इसका महीना चैत्र होता है, वो 22 मार्च से ही स्टार्टिंग होता है। यानी हम कहें जो कहते हैं 1 जनवरी को, यार हम लोग तो अंग्रेजी वाला मनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो बेटा आप मना सकते हो किस दिन? 22 मार्च को हैप्पी न्यू ईयर बोल सकते हो, मुझको भी बोल देना। या आप नहीं बोल पा रहे हो, नंबर नहीं है, मैसेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप यूट्यूब पे आके कमेंट के जरिए बता देना सर आज 22 मार्च है, हैप्पी न्यू ईयर। और लीप ईयर जब पड़ जाता है मेरे साथियों तो यही मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अब चलते हैं, भारत का पंचांग तो देख लिया, अब चलते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज की तरफ। लेकिन पहले मेरे साथियों इसको मिटा देते हैं। तो आइए हेडिंग डालते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज। मेरे साथियों हेडिंग डालिएगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज। और किस नंबर का है यह? 19। तो लिखिएगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत का
राष्ट्रीय ध्वज। मेरे साथियों, यदि आपसे कोई पूछे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है तो क्या बताएंगे? कहेंगे सर ये अभी कोई पूछने वाली बात है, तिरंगा है। बिल्कुल, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। बहुत बढ़िया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। मेरे साथियों, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो डिज़ाइन लिख लीजिएगा, कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो मेरे साथियों, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसका डिज़ाइन पिंगाली वकैया ने तैयार किया था। तो लिख लीजिएगा पिंगाली वेकैया। वेकैया, यह नाम याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को राष्ट्रीयता कब प्रदान किया गया? तो लिख लीजिएगा राष्ट्रीयता कब प्रदान किया गया था? तो 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को मेरे साथियों भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को राष्ट्रीयता प्रदान किया गया था। और नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लेता है कि जो भारत के झंडा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? यह भी प्रश्न सोचिए कि आईएएस में पूछा गया है। तो अनुपात से मेरे साथियों 2023 में आपके आईएएस में यह प्रश्न बना हुआ है कि झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो याद कर लीजिएगा 3/2 लिख लीजिएगा। झंडे की लंबाई और चौड़ाई, और क्या? चौड़ाई का अनुपात, अनुपात क्या है मेरे साथियों? 3/2। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, यह लंबाई आगे लिखे हैं, चौड़ाई इसके बाद लिखे हैं। लेकिन आगे चौड़ाई कर दे और यह लंबाई यहाँ पे कर दे तो यह बदल के पहले 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। यानी अगर कोई आपसे पूछ दे कि झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा, तब क्या बताएंगे? 2/3। और पूछ दे कोई कि यह बताओ कि झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तब क्या बताएंगे? 3/2। ठीक है मेरे साथियों, जो झंडे में रंग है वह 3 रंग हैं। ठीक है ना, झंडे में मोस्टली 3 रंग होता है, लेकिन अशोक स्तंभ भी एक रंग मान लिया जाता है तो 4 मान लेते हैं। और अशोक स्तंभ को, जिसको हम धर्म चक्र कहते हैं, उसमें 24 तीलियां होती हैं और उनका भी रंग कैसा होता है? नेवी ब्लू होता है। तो आइए झंडे में कुछ खासियत जो होती है एक एक करके लिख लेते हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया। केसरिया रंग होता है। मेरे साथियों, जो केसरिया है यह शौर्य का प्रतीक माना जाता है। किसका माना जाता है प्रतीक? शौर्य का। बीच में कौन सा रंग है? सफ़ेद है, तो सफ़ेद। और सफ़ेद रंग किसका प्रतीक माना जाता है? तो इसे शांति का प्रतीक मानते हैं। और सबसे नीचे हरा रंग होता है, हरा रंग। ठीक है ना, 1 2 3 रंग है। और यह किसका है? खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और सफ़ेद रंग के मध्य में एक धर्म चक्र है जिसका रंग क्या है? नेवी ब्लू है। याद कर लीजिएगा, नेवी ब्लू है। और इसमें 24 तीलियां हैं। कितनी? 24 तीलियां हैं। ठीक है मेरे साथियों, जो भारत का राष्ट्रीय झंडा गीत है वह है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, कौन सा गाना है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह क्या है? भारत का झंडा गीत है। तो लिख लीजिएगा झंडा गीत। झंडा गीत क्या है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब पूरा लिख लीजिएगा। और इस गीत को लिखने वाले कौन हैं? तो वह लिख लीजिएगा रचनाकार श्याम लाल गुप्ता जी हैं। श्यामलाल गुप्ता जी हैं। तो मेरे साथियों, झंडा से संबंधित यह कुछ खास बातें हैं जिसको आपको याद रखना है। और इसमें से सर्वाधिक आप याद 2 पॉइंट को रखिएगा, 3 पॉइंट को। पहले इनको याद रखिएगा, राष्ट्रीयता कब प्रदान किया गया था। फर्स्ट आप प्रेफरेंस दीजिएगा, और दूसरा आप पिंगाली वकैया को, और तीसरा आपके अनुपात को दीजिएगा। इससे आपसे ज़्यादा बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक, अब ध्वज हो गया, चिन्ह पे बात करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है ना मेरे साथियों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। क्या है?
अशोक स्तंभ, तो लिख लीजिएगा अशोक स्तंभ है। ठीक है मेरे साथियों, यदि पूछ दे कि इसको राष्ट्रीयता कब प्रदान की गई थी अशोक स्तंभ को, तो क्या बताएंगे? तो बताना आपको है 26 जनवरी 1950 को प्रदान किया गया था। और जो अशोक स्तंभ है यह कहाँ से लिया गया है? तो मेरे साथियों इसे सारनाथ से लिया गया है। और सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? ऋषिपत्रम। यह भी कई बार पूछा गया है, तो याद रख लीजिएगा। लिख लेते हैं, लिखिएगा अशोक स्तंभ को, अशोक स्तंभ को सारनाथ, सारनाथ कहाँ से? सारनाथ, या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम से लिया गया है, से लिया गया है। ध्यान में रखिएगा कहाँ से लिया गया है? तो आपके सारनाथ के से लिया गया है। ठीक है, यह पॉइंट ध्यान में रखिएगा। मेरे साथियों अशोक स्तंभ के नीचे एक पट्टी है जिसमें लिखा गया है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और यह जो पट्टी सत्यमेव जयते है मेरे साथियों, इसे एक उपनिषद से लिया गया है और उस उपनिषद का नाम है मुंडकोप उपनिषद। कई बार पूछा गया है यह प्रश्न कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, यह लिख लीजिएगा। और सत्यमेव जयते का जो अर्थ होता है वह होता है सदा सत्य की विजय होती है। ठीक है, और जो यह लिखा गया है मेरे साथियों, यह देवनागरी भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? देवनागरी भाषा में लिखा गया है। अब चलते हैं, कुछ खास बात और जान लेते हैं मेरे साथियों। जो स्तंभ है इसमें 4 सिंह दिखाई देते हैं, 4 सिंह। कितने सिंह? 4 सिंह दिखाई देते हैं। लेकिन क्या होगा? लेकिन होगा, लेकिन 3 दिखाई देता है। लेकिन आप जब जाएंगे सारनाथ तो 3 सिंह दिखाई देता है। ठीक है ना? क्यों दिखाई देता है 3 सिंह? तो इसलिए दिखाई देता है मेरे साथियों 3 सिंह, क्योंकि एक सामने रहता है, एक ऐसे रहेगा और एक ऐसे रहेगा, एक पीछे रहेगा। आगे से जब देखेंगे तो 3 दिखाई देगा, एक दोनों यह वाले ऐसे जो सटे रहेंगे कान के पर्दे के पास, और एक सामने से, और पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। पीछे जाके देखेंगे तो आगे वाला नहीं दिखाई देगा, और आगे से देखेंगे तो पीछे वाला नहीं दिखाई देगा। मतलब आपको 3 ही दिखाई देगा। अब यह मत कहिएगा कि मैं सर जी मैं उसको पीछे से घुमा के ऐसे लिया के आगे देखूंगा, भाई दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना? तो देख नहीं पाएंगे, कभी भी देखेंगे तो 3 ही देखेंगे। ऊपर से देखेंगे तो कुछ दिख भी नहीं गिरेगा, और इधर से देखेंगे तो एक ही सिंह देखेगा, और इन लोग का थूथुर मुंह देखेंगे, थूथुर देखेंगे बस। ठीक है ना? तो कभी भी देखेंगे तो 3 ही दिखाई देगा, और अन्यथा नहीं दिखाई देगा, 3 ही दिखाई देगा। ठीक है, और मेरे साथियों जो सिंह होता है यह साहस का प्रतीक होता है। किसका? साहस और निर्भीकता का, निर्भीकता का प्रतीक माना जाता है। लिख लीजिएगा कि सिंह और साहस, सिंह जो शेर होता है वह किसका प्रतीक होता है? साहस और निर्भीकता का प्रतीक माना जाता है। लिख लीजिएगा। ठीक है, एक पॉइंट आउट लीजिएगा, इसी स्तंभ में आपके एक पट्टी में, यानी यह पट्टी है और इसमें क्या क्या बनाया गया है? तो इसमें है आपका घोड़ा बनाया गया है। क्या है? घोड़ा है। वृषभ है। क्या है? वृषभ, यानी वृषभ का मतलब, वृषभ का मतलब है मेरे साथियों साढ़। वृषभ है, साढ़ है। ठीक है ना? हाथी है, हाथी है, और एक सिंह है। सिंह मतलब 4 इसमें इस पट्टी में आपके पशु हैं, और प्रत्येक 2 पशु के मध्य, प्रत्येक 2 पशुओं के मध्य, कितने पशुओं के मध्य? 2 पशुओं के मध्य एक धर्म चक्र है। क्या है? एक धर्म चक्र है। यानी 2 पशु यहाँ पे, एक धर्म चक्र, फिर 2 पशु यहाँ पे। ठीक है, 2 पशु, फिर एक क्या होगा? धर्म चक्र होगा, फिर 2 पशु, फिर कितने पशु? 2 पशु रहेंगे, चित्र बनाया होगा घोड़ा या वृषभ का। ठीक है, फिर 2 पशु, फिर एक धर्म चक्र, ऐसे रहता है। तो जाइएगा जब भी सारनाथ, तो म्यूजियम जब घूमने जाइएगा तो यह चीज़ें सब देख लीजिएगा। इतने आपसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से। अब चलते हैं नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय गान की तरफ। तो लिखते हैं, हेडिंग बना लीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान। ठीक है मेरे साथियों, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो क्या बताएंगे? जन गण मन, जन गण मन है।
जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, यह है। मेरे साथियों, जो भारत का राष्ट्रीय गान है जनगणमन, इसको लिखने वाले कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। तो लिख लीजिएगा। रचनाकार लिख लीजिएगा, रचनाकार कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। तो लिख लीजिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसे किस भाषा में लिखे थे? यदि यह पूछ दे तो क्या बताएंगे? बंगला। किस भाषा में? बंगला भाषा में लिखा गया था। बंगला भाषा में लिखा गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके पेपर में बनता है राष्ट्रीयता से, यानी राष्ट्रीयता इसे कब प्रदान की गई थी? तो 24 जनवरी 1950 को प्रदान किया गया था। ठीक है, यह प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट, इसका जो गायन की अवधि है, लिख लीजिएगा अवधि, गायन की अवधि कितना है? तो आपका है 52 सेकेंड। और अल्प समय में गाएंगे, वह भी पूछा गया है कि अल्प समय में, किसी प्रस्तुति में अल्प समय में इसे 20 सेकेंड में भी गाया जा सकता है। कितने सेकेंड में? 20 सेकेंड में। यह भी ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रगान को अल्प समय में कितने न्यूनतम समय में गाया जा सकता है? तो 20 सेकेंड में। जो नीचे का पार्ट होता है, जैसे हम बोलते हैं जया 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 हे, यह जो होता है इसको नहीं गाते हैं। तो उसमें जो समय बचता है मेरे साथियों, वह कुल मिलाकर 20 सेकेंड में हम गा लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ इसके और ख़ास बात को जान लेते हैं मेरे साथियों। जो आपके भारत का राष्ट्रीय गान है, इसे पहली बार 1911 के कोलकाता अधिवेशन में विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में गाया गया था। और गाने वाली थी रविन्द्रनाथ टैगोर की एक भतीजी थी जिनका नाम था सरला देवी चौधरानी, उन्होंने गाया था। ठीक है, और मेरे साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि उपन्यास के लिए भारत का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो 2 पॉइंट लिख लेते हैं और इनसे लिखिएगा कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? लिख लीजिएगा सर्वप्रथम 1911 में कोलकाता अधिवेशन में विशन नारायण धर की अध्यक्षता में गाया गया था। ठीक है, गाया गया था। एक पॉइंट यदि इसमें लिखना चाहते हैं तो याद आ गया है, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह मेरे साथियों 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में गाया गया था। एक पॉइंट छूट गया है, जब इस पॉइंट को लिखे हैं तो यह वाला पॉइंट याद आ गया है। तो लिख लीजिएगा कि 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारत का झंडा गीत सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में गाया गया था। यदि लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिएगा। ठीक है, अब आइए, तो यह किसकी अध्यक्षता में गाया गया था? विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में गाया गया था। और कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। ठीक है, और किसने गाया था? तो सरला देवी चौधरानी। तो लिख लीजिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने इसे सर्वप्रथम गाया था। ठीक है ना, गाया था। मेरे साथियों, कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं। मेरे साथियों, जो देखते होंगे जब भारत का राष्ट्रीय गान बजता है तो एक धुन बजता है, उसी धुन पे हम खड़ा हो जाते हैं। और धुन आता है जब भी आप क्रिकेट देखते होंगे, या एक दंगल मूवी आई थी जो लास्ट का सीन देखे होंगे, जब उसकी बेटी जीत जाती हैं, ठीक है ना, गीता फोगाट, बबीता फोगाट जब जीत जाती हैं, तो ऐसे सभी लोग खड़े होके और नेशनल राष्ट्रीय गान बजता है, ठीक है ना, और हम लोग खड़े हो जाते हैं। तो एक धुन बजता होगा,
वह धुन किसने तैयार किया था? तो मेरे साथियों वो धुन कैप्टन राम सिंह ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? कैप्टन राम सिंह। मेरे साथियों कई धुन हैं और अलग अलग, जैसे जो आपका परेड निकलता है उसका धुन अलग होता है, जो आपका ऐसे चलता है जो नॉर्मल आपका जो धुन है वह कैप्टन राम सिंह ने तैयार किया था। ठीक है, बस यह लिखवा दे रहा हूँ, कभी अलग से पढ़ेंगे तो सबका धुन लिखवा दूंगा। ठीक, लिख लीजिएगा। राष्ट्रगान का संगीतमय धुन कैप्टन राम सिंह ने तैयार किया था। कैप्टन राम सिंह ने तैयार किया था। याद रख लीजिएगा, किया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। 1913 में गीतांजलि उपन्यास के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। लिखिएगा। साहित्य का, दूसरे पॉइंट से, साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति हैं। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम व्यक्ति हैं। इतना पॉइंट आप किससे याद करेंगे? भारत के राष्ट्रीय गान से। तो राष्ट्रगान देख लिए, अब चलते हैं राष्ट्रीय गीत की तरफ। ठीक है, तो लिखिएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का, हेडिंग बना लीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत। मेरे साथियों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है क्या है? वंदे मातरम। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है वंदे मातरम के? तो लिख लीजिएगा रचनाकार, कहीं रचन हो गया था ना यहाँ पे, आप लोग ऑफलाइन होते हैं तो बताएंगे भी नहीं, गलती हो जाती है तो सुधार कर लिया करिएगा। ठीक है, रचनाकार कौन है मेरे साथियों? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। मेरे साथियों सबसे ज़्यादा खासियत पूछा जा सकता है इसके राष्ट्रीयता से कि इसको राष्ट्रीयता कब प्रदान की गई थी। तो मेरे साथियों इसको राष्ट्रीयता 24 जनवरी 1950 को प्रदान किया गया था। ध्यान में रखिएगा। यानी भारत का जो राष्ट्रगान है, यानी क्या है, जनगण मनगण, इनको भी राष्ट्रीयता कब प्रदान किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसको भी राष्ट्रीयता कब प्रदान किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न बन सकता है कि जो आपके भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसके गायन की अवधि कितना है, समय कितना लगेगा? तो 65 सेकेंड। अभी एक ट्विस्ट बताऊंगा मेरे साथियों, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 65 सेकेंड है। अब मेरे साथियों संगीतमय धुन किसने तैयार किया था? तो ये भी लिख लीजिएगा, इसका भी संगीतमय धुन है। संगीतमय धुन किसने तैयार किया था? तो लिख लीजिएगा पन्ना लाल घोष ने तैयार किया था। अब आते हैं मेंटास जिंदगी पे, जहाँ से प्रश्न आपके अनोखे पूछा जा सकता है मेरे साथियों। जैसे एक पॉइंट जनगण मन में छूट गया है, वह यह पॉइंट था कि इसमें 5 पद हैं। कितने? 5 पद हैं जनगण मन में, और 13 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 13 पंक्तियां। उसी प्रकार जो आपके राष्ट्रगीत है इसमें छंद हैं। कितने? छंद या पद कुछ भी कह सकते हैं। 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। मेरे साथियों इन 6 पदों को सर्वप्रथम पहले 2 पद गाया जाता था। जो 2 पद गाया जाता था मेरे साथियों, इसको गाने के लिए 65 सेकेंड लेते थे। कितना?
65 सेकेंड। लेकिन वर्तमान की सरकार, अब ध्यान रखिएगा, वर्तमान की सरकार कौन है? बीजेपी की सरकार है। अब कह रही है कि 6 पदों को गाना है, यानी 3 को गाना है, 4 को गाना है, 5 को गाना है और 6 को गाना है। इन 6 को गाना है और जब 6 को गाएंगे तो मेरे साथियों समय तो लगेगा। पहले 2 पद के लिए 65 सेकेंड लगता था, अब 6 पदों को गाने के लिए 3 मिनट 10 सेकेंड का समय लगेगा। कितना मिनट? 3 मिनट 10 सेकेंड। तो हो सकता है कि आने वाले पेपरों में पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रगीत को गायन की अवधि वर्तमान में कितना है, तो बताना पड़ेगा 3 मिनट 10 सेकेंड। 6 पदों को दे दे तो 3 मिनट 10 सेकेंड और बस दे दे कि गायन की अवधि कितने हैं राष्ट्रगीत की, और यह ऑप्शन में ना रहे 3 मिनट 10 सेकेंड, इतना बड़ा ना रहे ऑप्शन, तो आप 65 सेकेंड को टिक करके निकल जाइएगा। लेकिन बड़ा ऑप्शन दे दे कि 6 पदों वाला दे दे, तो क्या बताएंगे? 3 मिनट 10 सेकेंड में इसको गाया जाता है। ठीक है ना मेरे साथियों? जो भारत का राष्ट्रगीत है इसे पहली बार 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था और गाने वाले व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन गाए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाए थे। मेरे साथियों, जो आपका वंदे मातरम है, एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ 6 पद को, क्योंकि इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, या इसको 3 मिनट और 10 सेकेंड में गाया जा सकता है। 3 मिनट या कितना? 10 सेकेंड। और क्यों गाया जा सकता है? जब आप 6 पदों को गाएंगे तब, और 2 पदों के लिए आपके 65 सेकेंड। ठीक है, कुछ पॉइंट को लिखना पड़ा है इसलिए मिटा दे रहा हूँ। मेरे साथियों, यह भी पॉइंट छूट गया है, बार बार कहेंगे सर ये छूट जा रहा है। उपन्यास, किस उपन्यास से यह वंदे मातरम लिया गया है? तो मेरे साथियों, यह लिया गया है आनंद मठ उपन्यास से, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। ठीक है ना। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा इसमें कि इसे 1896 में कोलकाता अधिवेशन में, किसमें? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और इस अधिवेशन की मेरे साथियों जो अध्यक्षता किए थे उनका नाम था रहीमतुल्ला सयानी। क्या नाम था? रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में यह गाया गया था। और गायन करने वाला गाया किसने था? तो लिखिएगा, गाया किसने था? तो गाया किसने था? तो मेरे साथियों लिख लीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। टैगोर जी ने इसको गाया था। तो इतना प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है यहाँ से। अब चलते हैं नेक्स्ट। मेरे साथियों, भारत का राष्ट्रीय जो योजना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस यही लिख लीजिएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय योजना है वह है पंचवर्षीय योजना। कौन सी है? पंचवर्षीय योजना है। और भारत का जो राष्ट्रीय पेय पदार्थ है मेरे साथियों वह है चाय। तो यहीं पे लिख लीजिएगा। आप अलग से कॉपी बनाए होंगे तो यहाँ पे मत लिखिएगा, वहाँ पे लिख लीजिएगा आप, भारत का राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना, भारत का राष्ट्रीय पेय पदार्थ क्या है? चाय है। मेरे साथियों, इसके अतिरिक्त भी कई सारे हैं। जैसे भारत का राष्ट्रीय कपड़ा है, तो कहा जाता है कि जो आपका पठानी सूट है उसको माना जाता है। कोई मान लेता है कि जोधपुरी जो सूट है वह भी आपके भारत का राष्ट्रीय कपड़ा है, लेकिन ये आधिकारिक तौर पे गलत है। ठीक है, इसके अतिरिक्त माना जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय सब्जी है वह कद्दू है, यह भी आधिकारिक तौर पे सही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय रंग क्या है? तो सैफरोन यानी केसर का रंग को माना जाता है, यह भी आधिकारिक तौर पे आपका गलत है। माना जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय मंत्र है वह ओम है, यह भी भारत के राष्ट्रीय आपके आधिकारिक तौर पे सही नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसे आप पढ़ेंगे तो किताब मिल जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय किताब क्या है, तो वहाँ पे कहीं कहीं आप गूगल सर्च करके देखेंगे तो गीता भी लिखता हुआ आएगा, कहीं कहीं कुछ आएगा, कहीं कहीं कुछ आता है। तो ये सब आधिकारिक तौर पे मेरे साथियों सही नहीं है। जो लास्ट वाले लिखवाया हूँ यह भी आधिकारिक तौर पे सही नहीं है। ठीक है, लेकिन लिखवा दिया हूँ। तो मेरे साथियों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जो भी प्रतीक हमारे पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे, सभी अच्छे ढंग से पढ़ने का कार्य किए हैं। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।
आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा मेरे मित्र। और जो अभी इस चैनल पे नए हैं मेरे साथियों, वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा दिल वाला आप कमेंट कर दीजिएगा। बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम भी थोड़ा सा नाम हमारा भी हो जाए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप मेरे लिए भी थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।